वीडियो में हम समाज विज्ञान एसएसटी कक्षा 10 की 2019-20 के पाठ्यक्रम जो रीट परीक्षा में जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें गुप्त काल इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। मौर्य काल का अलग से वीडियो बना दिया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुप्त काल। इसका अध्याय फर्स्ट स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 2006 ईस्वी तक। तो इसके अंदर दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो है मौर्य काल जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था जस्ट। तो अगर आप मौर्य काल पढ़ना चाहते हो तो आप चैनल पे जाके इसका वीडियो बना दिया है, मौर्य काल पढ़ लेना। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर गुप्त काल जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा। रीट प्रति परीक्षा में मौर्य काल और गुप्त काल से जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी बुक से, जो कि ये 2019-20 के पाठ्यक्रम की बुक है। तो अब इसमें आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में। तो उससे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं सुंग वंश जो कि अपना आगे का पार्ट रहेगा कंटिन्यू। उसके बाद में हम यहाँ से गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य अपन यहाँ से पढ़ेंगे कंटिन्यू। लेकिन उससे पहले इसका जो थोड़ा सा बेसिक है वो अपन देख लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुंग वंश की, जो कि इसमें थोड़ा सा पार्ट है। तो सुंग वंश इसकी स्थापना 185 ईस्वी पूर्व पुष्यमित्र सुंग ने की थी। मौर्य राजा बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था। जो बृहद्रथ था ये आपको ध्यान होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। उसने उसे मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। यानी कि ये पुष्यमित्र इनका ब्राह्मण सेनापति कह सकते हो, ब्राह्मण सेनापति था जो पुष्यमित्र था। उन्होंने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मारकर और वहाँ पर सुंग वंश की स्थापना कर दी थी। उसके बाद में क्या है कि उसने उसे मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसने 151 ईसा पूर्व तक राज किया। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राजकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पुष्यमित्र ने अपने राजकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था। तो सुप्रसिद्ध व्याकरण पतंजलि है, अश्वमेध में उनका पुरोहित था। पुष्यमित्र के बाद सुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए उनके नाम जो थे वो इनमें के जो प्रमुख राजा थे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, बृहदक, भागवत और देवभूति। देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 23-33 ईसा पूर्व में सिंहासन से उतार दिया। ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश आंध्र, यानी कि आंध्र कहाँ, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईस्वी पूर्व सातवाहन वंश की नींव डाली। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। सिमुक का राजकाल 37 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। उनके उपरांत मैं थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसके अंदर। उनके उपरांत सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौमिक सत्ता स्थापित की। उनकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन नामक नगरी थी। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शेखों के आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहन की शक्ति में ह्रास हुआ। सातवाहन की जो शक्ति थी उनमें कमी आई। और उसके बाद में सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्ध और सत्ता को स्थापित किया था। उसके बाद में वासिष्ठ पुत्र पुलिमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम, ये उज्जैन के थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया था। रुद्रदामन ने उसने वह समस्त भूभाग छीन लिया
जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। सातवाहन वंश के 27वें शासक यक्षश्री सातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभागों को पुनः उनके अपने अधिकार में करके अपनी वंशकृति पुनः स्थापित की। यक्षश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाईं, जिनमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित थे, यानी कुछ पर जलपोत के जो चिन्ह थे उनके जलयानों के अंकित थे। इससे उनकी जो मुद्राएं थी कुछ इस प्रकार की थी, सातवाहन काल की जो मुद्राएं थी। उसके बाद में आता है, प्रतीत होता है कि उनका साम्राज्य समुद्र तक विस्तारित था, यानी कि उनके जो साम्राज्य था वो समुद्र के अंदर भी उनका साम्राज्य चलता था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा विदेशी यौनों और शकों के संघर्ष करते रहे। उन्होंने बौद्ध तथा जैन व्यवहारों तथा उपास्यों को प्रभुत्व अनुदान दिए। उनके शासनकाल में वाणिज्य तथा व्यापार, कृषि एवं अन्य उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला। चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राएं का विशेष प्रचलन। उन्होंने ही प्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान यानी अग्रहार जो दान में देते हैं उसको अग्रहार देने की प्रथा प्रारंभ की, यानी ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा का प्रचलन किया था उन्होंने। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन के अनेक चैत्य और विहार बनाए, जिनमें कारले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। जो कारले का चैत्य है ये सातवाहन के जो राजा थे उनका द्वारा बनाया हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, कारले का जो चैत्य है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा ये चैत्य वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, वास्तुकला का अद्भुत नमूना कौन सा? कारले का चैत्य। अब जो अपना टॉपिक्स आता है गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना और गुप्त साम्राज्य का जो कार्य है वो क्या था? तो गुप्त साम्राज्य 2275 से 550 ईस्वी तक था। 275 से 550 ईस्वी तक उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई थी। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुर्डोकों के शासन में आ गया, जो कि 2050 ईस्वी तक शासन करते रहे। उसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया, यानी जो गुप्त वंश की जो स्थापना हुई थी वो 275 ईस्वी मानी जाती है। इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है, यानी कि जो समुद्रगुप्त है उनके बारे में बताया गया है प्रयाग जो प्रशस्ति है उनमें श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा गया है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ, उनकी उपाधि को महाराज नाम दिया गया था, घटोत्कच। अब इसमें आता है सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ जो नाम है वो चंद्रगुप्त प्रथम है, तो आप इसमें और चंद्रगुप्त मौर्य में कंफ्यूज नहीं होना। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का जो है उसको बोला जाता है, शासक है उसको। घटोत्कच के बाद उनका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक बना, शासक हुआ, यहाँ पर शासक हुआ। इसने महाधिराज की उपाधि धारण की। तो महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, ये आपको विशेष तौर से इसका ध्यान रखना है। उसके बाद में उसने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया। तो ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी है उससे विवाह किसने किया था? तो उनका विवाह चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। उसके बाद में इसमें अपन देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जो कि गुप्त संवत के नाम से प्रचलित है। तो गुप्त संवत का जो प्रचलन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है, 219 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन हुआ और इसका प्रचलन किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। उस चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में आते हैं समुद्रगुप्त, जिनका जो कार्यकाल है
वो 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया। चंद्रगुप्त के पश्चात समुद्रगुप्त उनके उत्तराधिकारी बने थे। तो ये उनके उत्तराधिकारी बन के उनका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। यानी कि समुद्रगुप्त का जो आदर्श था वो क्या था कि दिग्विजय, जो आसपास के जितने भी राज्य उनको जीतना। वह साम्राज्यवाद में विश्वास करता रखता था। उनके दरबारी कवि हरिसेन, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हरिसेन किनके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन किनके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उनकी सैनिक सफलता का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति में किया। यानी कि जो उनके दरबारी कवि हरिसेन, उन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति में उनके अभिलेख, उनकी सैनिक सफलताओं के बारे में बताया। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक स्तंभ उत्कीर्ण है। यानी कि इलाहाबाद जो प्रशस्ति है वो अशोक स्तंभ जिस स्तंभ पर उत्कीर्ण है उसी पर ये भी उत्कीर्ण है। इनके द्वारा जीते क्षेत्र को 5 समूह में बांटा जा सकता है। गंगा यमुना, दोआब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य और पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्य और पूर्वी दक्कन और दक्षिणी भारत के राज्य और शक एवं कुषाण राज्य। इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी विस्तृत अपना साम्राज्य फैलाया था। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार, यहाँ पर आप देखिए कि इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में नहीं आ रहा। यानी कि ये कभी भी युद्ध, ये हमेशा विजय होते थे। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सकता था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किए। उनके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। ये यानी कि जो समुद्रगुप्त थे उनके जो सिक्के थे उनके ऊपर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ होता है। और आपको ध्यान रखना है, यह ललित कलाओं से भी निपुण था। उसे कविराज भी कहा जाता है। यानी कि कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है, कविराज भी इनको कहा जाता है। वह संगीत में भी निपुण थे। एक सिक्के पर उनकी आकृति वीणा बजाते हुए भी देखने को मिलती है। वह विष्णु का भक्त था परंतु दूसरे धर्मों को भी समान रूप से आदर करता था। उसके बाद में समुद्रगुप्त के बाद में आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल था 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक था। और समुद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उनका नाम देवराज और देवगुप्त भी मिलता है, तो इनको ये अन्य नाम से भी जाना जाता था। उसने अपने साम्राज्य का विवाह संबंधों और विजयों द्वारा बढ़ाया। उन्होंने अपने साम्राज्य को जो बढ़ाया था वो विवाह के संबंधों और उनको अन्य राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य को बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया। जो उनकी पुत्री थी प्रभावती, तो प्रभावती का विवाह उन्होंने किससे किया? वाकाटक का जो राजा था रुद्रसेन, उनसे किया। जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठा के राज्य की वास्तविक शासक बनी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। तो ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि उज्जैन को राजधानी किसने बनाया, किस गुप्त शासक ने उज्जैन को राजधानी बनाया। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया गुप्त वंश की। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये जो इनके अन्य नाम है ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखने हैं कि विक्रमादित्य की जो उपाधि है विक्रमादित्य की, वो शक विजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। उनके बाद में अपन आते हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात जो कार्यकाल आता है वो आता है कुमारगुप्त महेंद्रोद्वितीय का। कुमारगुप्त महेंद्रोद्वितीय का, जिनका कार्यकाल 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक था। और इनके कार्यकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है
कि कुमारगुप्त द्वितीय जो था उनको नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय। तो इनका वैसे नाम तो आप पूरा ध्यान रखना, कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय नाम था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की किसने स्थापना की। तो आपको ध्यान रखना है ये गुप्त वंश में कुमारगुप्त ने की थी, जिनका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा, यानी कि पुष्यमित्र का विद्रोह का सामना करना पड़ा। कुमारगुप्त के बाद में आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कौन थे, तो ये आपको इसमें मैं बताता हूँ। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। जूनागढ़ अभिलेख के द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया, यानी कि जो मौर्य शासकों के द्वारा जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, मौर्य शासन के अंदर सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है, स्कंदगुप्त ने करवाया था। ठीक है, स्कंदगुप्त ने। उनके बाद में इनका ये जो साम्राज्य है ये आप यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से फैला हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय और समुद्रगुप्त के शासनकाल में उनका साम्राज्य किस प्रकार से फैला हुआ था कि जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था, उनका जो साम्राज्य था वो ये फैला हुआ था। और उसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, पाटलिपुत्र राजधानी थी। उसके बाद में आगे थे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के समय जो राज था वो ये उन्होंने इतना राज और जीत लिया, ये तो था ही, इनके साथ साथ ये और जीत लिया, क्योंकि समुद्रगुप्त अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाना चाहते थे। और उसके बाद में जब चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके समय उन्होंने गुजरात और मालवा को और जीत लिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुजरात और मालवा पर विजय किसने प्राप्त की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त की थी। और उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया, उज्जैन को, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि उज्जैन को राजधानी किसने बनाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था गुप्त वंश की। उसके बाद में अपना आते हैं कि गुप्त वंश, हाँ तो स्कंदगुप्त जो था उन्होंने जो सुदर्शन झील थी उसका जीर्णोद्धार करवाया। उस ये किस में मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ में इस बात का भी उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से जूझना पड़ा था, यानी हूणों के आक्रमण से जूझना पड़ा था, हूणों से उनको सामना करना पड़ा। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि किस गुप्त वंश ने हूणों का विरोध या उन हूणों से आक्रमण झेलना पड़ा था, तो ये किसने झेलना पड़ा था, स्कंदगुप्त ने। और पुष्यमित्र का विरोध किसे देखने को मिला, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, देखो आपको ऊपर दिखाते हैं कि पुष्यमित्र का विद्रोह किसको देखने को मिला, तो ये आपको ध्यान रखना है, कुमारगुप्त को। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में आते हैं, स्कंदगुप्त ने अंततः हूणों को पराजित किया। तो हूणों पर विजय किसने प्राप्त की थी, किस गुप्त शासक ने हूणों को हराया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त ने। उसके बाद में आता है गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। गुप्त वंश में जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ कौन कौन सी थी उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानते थे। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये दो थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी प्राश्रय दिया, यानी शरण दी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको ये ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, उनके समय जो चीनी यात्री था फायान, ये भारत आए थे। चीनी यात्री कौन, फायान भारत आए थे। तो ये क्वेश्चन अब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि चीनी यात्री फायान किनके शासनकाल में भारत आए थे, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। उनके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था, उनमें अपराध बहुत कम होते थे और कर
भार भी बहुत कम था। राजकाज की भाषा संस्कृत थी, यानी कि उस समय जो राजकाज की भाषा थी वो संस्कृत थी। उनके उन्हीं के कार्यकाल में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक और रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कालिदास और मृगमरीचिका नाटक के लेखक क्षुद्रक और मुद्राराक्षस नाटक के लेखक विशाखा दत्त, ये सारे के सारे उनके ही कार्यकाल में थे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसको कम्प्लीटली आपको ध्यान रखना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो थे उनके रचयिता कालिदास थे, रघुवंश महाकाव्य के रचयिता भी कालिदास थे, और मृगमरीचिका एक नाटक के जो लेखक थे वो कौन थे? क्षुद्रक। और मुद्राराक्षस नाटक के लेखक जो थे वो थे विशाखा दत्त, तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही थे। तो ये आपको ये जो इतने कवि जो हैं, ये जो हैं रचयिता, इन सब के बारे में ध्यान रखना है कि ये गुप्त शासनकाल में ही थे। रामायण महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई। गुप्त काल में आर्यभट्ट, व्राहमिर और ब्रह्मगुप्त ने गणित और ज्योतिष विज्ञान, ये गुप्त वंश के ही काल में इनके बारे में बताया गया है। गुप्त काल में ये आर्यभट्ट, व्राहमिर, ये गुप्त काल में ही थे। तो के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। गुप्त काल में ही दशमलव जो प्रणाली है उसका आविष्कार माना जाता है, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप पहुंची और उस काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातुकला के परिणाम झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली में स्थित लोहा स्तंभ यानी कि दिल्ली में स्थित जो लोहा स्तंभ है वो गुप्त शासन काल का माना जाता है। नालंदा में 80 फुट ऊंचे बुद्ध की तांबे की जो प्रतिमा है, तांबे की मूर्ति, तथा सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची तांबे की प्रतिमा मिलती है। यानी कि गुप्त वंश के अंदर धातुओं का प्रचलन हो गया था और इसी समय दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। तो ये आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आता है गुप्त कालीन समाज, कि उस समय जो समाज थे वो किस प्रकार से थे। तो गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त थे। यानी गुप्त काल के अंदर जो समाज थे उनको 4 वर्णों में बांटा गया था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च माना जाता था। उनके कर्तव्य माने जाते थे कि अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान, ये ब्राह्मणों के कर्तव्य माने जाते थे। क्षत्रियों का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था और वैश्यों का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना था और क्षुद्र का कार्य सेवा प्रदाता माने जाते थे। तो उनके जो गुप्त शासनकाल है उनके शासनकाल के अंदर 4 वर्ण माने गए हैं। कौन कौन से? एक तो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, जिनका जो कार्य भी ध्यान रखना है, वैश्यों का कार्य क्या था? व्यापार और वाणिज्य करना। उसके बाद में क्षुद्रक, जो शूद्रक होते थे निम्न जाति के लोग, उनका कार्य होता था सेवा प्रदाता करना। गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा था, फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म से ही था। तो गुप्त काल के अंदर जो जातियां थी तो उनमें क्या था कि जो वैश्य की जो जाति थी वो व्यापार का ही कार्य करेगी, शूद्रों की जो जाति थी वो सेवा का ही कार्य करेगी, और क्षत्रिय जो लोग थे उनके जो पुत्र होंगे वो राष्ट्र की रक्षा का ही कार्य करेंगे। लेकिन अंत में क्या हुआ कि जातियों के जो कार्य हैं वो स्थिर पड़ने लग गए थे कि एक जाति दूसरा कार्य भी कर सकती थी। लेकिन उस समय सामान्यता जो था वो जो वर्णों का जो आधार था कार्य करने का वो गुण और कर्म न होकर जन्म से ही था माना जाता था। यानी कि जो क्षत्रियों के पुत्र होंगे वो क्षत्रिय का कार्य और ब्राह्मणों के पुत्र होंगे वो ब्राह्मणों का कार्य करेंगे। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कर्तव्यों में पति के साथ पत्नी की भी उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था, क्योंकि आप देख सकते हो उनके कार्यकाल में ही कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पर्दा प्रथा नहीं थी उस समय। 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, ये आपको ध्यान रखना है। और जिनमें प्रमुख था स्वयंवर।
अब इसके अंदर एक ये सिक्के का चित्रण दिया हुआ है। ये समुद्रगुप्त की स्वर्ण मुद्रा है। समुद्रगुप्त के काल में स्वर्ण मुद्रा थी, उसका प्रचलन है। अब मुद्राओं के बारे में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा पीछे कर दिया मैंने एक बार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ किनके सिक्कों पर मिलता है। तो ये समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं, समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उनके ऊपर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। और सिक्के के ऊपर वीणा बजाते हुए आकृति किसकी मिलती है। वीणा बजाते हुए एक सिक्के पर वीणा बजाती हुई आकृति किसकी मिलती है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त की ही मिलती है। लेकिन इसमें अगर आप देखना चाहो तो एक क्वेश्चन और यहाँ से देख सकते हो कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था उनने लिच्छवी राजकुमारी जिसका नाम कुमार देवी था उससे विवाह किया था। तो उनके जो उस समय चंद्रगुप्त प्रथम ने जो सिक्के चलाए थे उनके सिक्कों के ऊपर जो नाम था वो चलता था लिच्छवे। ठीक है, तो ये कुछ सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद में उनके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा प्रचलित जो मुद्राएं थी वो इस प्रकार से थी, जिनमें पशु पक्षियों के भी चित्र आपको देखने को मिलते हैं। शिकार करते हुए के भी चित्र इसमें मिलते हैं, जो स्वर्ण मुद्राएं थी। उसके बाद में उस समय जो गुप्त वंश था उस समय स्वयंवर प्रथा का भी प्रचलन था। उसके बाद में गुप्त काल में मिश्रित जातियाँ मृदावशिष्टीकरण अम्बस्ट पार्श्व आदि उग्र थी। कायस्थ गुप्त युग में एक वर्ण था, परंतु बाद में यह जाति एक जाति के रूप में अस्तित्व में आई। गुप्तकालीन साहित्य में नारी को आदर्श चित्रण है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार माना जाता था। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। वर्धन वंश और या फिर पुष्यभूति वंश। 6वीं शताब्दी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से जो शिव का उपासक था, ये शिव के उपासक थे पुष्यभूति, इस वंश का प्रारंभ हुआ। इस वंश में 3 राजा हुए थे जिनके जो नाम थे प्रभाकरणवर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकरणवर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उनका पुत्र राजवर्धन बैठा, किंतु राजाभिषेक के बाद राजवर्धन को 2 युद्ध झेलने पड़े और बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने 606 ईस्वी में उनका वध भी कर दिया। उनके बाद उनका छोटा भाई हर्षवर्धन, उनका जो छोटा भाई था हर्षवर्धन ने शासक संभाला, जिससे 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया। वह निसंतान, अतः उनकी मृत्यु के बाद ही पुष्यभूति वंश का अंत हो चुका था, उनका कोई पुत्र नहीं था। जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। गौड़ यानी जो बंगाल के जो शासक थे उनको गौड़ कहा जाता था। गौड़ के राजा शशांक ने उनके बड़े भाई राजवर्धन का वध कर डाला था और उनकी छोटी बहन राजश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी, अपने प्राणों की रक्षा के लिए। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्करवर्मा से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना खड़ी कर दी थी। जो कामरूप के राजा भास्करवर्मा थे उनसे संधि करके उनसे शादी कर दी थी। यद्यपि दक्षिण में उनकी सेनाओं का लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट के पीछे खदेड़ दिया। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर के हिमाच्छादित पर्वतों और दक्षिण में नर्मदा नदी के तट और पूर्व में गंजाम और पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। कन्नौज एक विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। कन्नौज जो थी वो विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष ने महाधिराज की पदवी धारण की। जो हर्ष था उसने महाधिराज की पदवी धारण की। वह शिव और सूर्य का उपासक था। बाद में उनका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक गया। वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। चीनी यात्री हुआंस भी इस प्रकार के 6ठे मासों में सम्मिलित हुआ था।
जो हर्ष के काल के अंदर जो चीनी यात्री आया था हुनसांग, उन्होंने 6वें महोत्सव में शामिल हुआ था। तो ये भी आप क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। या आप इसमें देख सकते हो कि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो कितना फैला हुआ था। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये कन्नौज, उनकी जो कन्नौज उस समय बड़ी राजधानी थी और बड़ा शहर था, काफ़ी इसमें व्यापार था। तो ये हर्षवर्धन का क्षेत्र है जहाँ हर्षवर्धन ने राज किया था। उसके बाद में ये हर्षवर्धन की प्रतिमा है। नेक्स्ट आता है इसमें पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, और इनका त्रिपक्षीय संघर्ष पे आएगा जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।